स्मरण आशा करता हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में स्वस्थ मस्त और एकदम चिल होंगे और अपनी प्रिपरेशन को 100% दे रहे होंगे। अभी तक हमने पढ़ा था अपने हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में, जो कि हमारा था चैप्टर नंबर 4, ऑर्किड इस्टेब्लिशमेंट, मतलब गार्डन या बगीचे का निर्माण। आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो है चैप्टर नंबर 5। उसमें हमको पढ़ना क्या है, प्लांट ग्रोइंग स्ट्रक्चर्स, मतलब पौधे को उगाने के लिए जो हम स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करते हैं उनके बारे में, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है और उनके एडवांटेज क्या होते हैं और उन्हें लगाते क्यों हैं हम। आइए हम बिना किसी देरी के अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जस्ट इन 15 मिनट्स इसे फिनिश करके अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कुछ इसमें पॉइंट पढ़ते हैं जो हमारी बुक में गिवन है। आइए उसे पढ़ के आपको मैं डिफ़ाइन करता हूँ एकदम ही सिंपल लैंग्वेज में। मतलब कहने का अर्थ है कि इसको हम पहले समझें कि इसका हम यूज़ किस लिए करते हैं। ग्रोइंग स्ट्रक्चर जो है हमारा, इसका हम प्रयोग किस लिए करते हैं। आइए पढ़ के आपको समझाता हूँ। सम वेजिटेबल्स क्रॉप्स लाइक कैबेज, कलीफ्लावर, ब्रिंजल्स, चिलीज़, टोमेटो। आपको मैं एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे कुछ एरियाज़ हैं हमारे जहाँ पर हमेशा कोल्ड, मतलब ठंडक बनी रहती है, ठंडी वहाँ पे हमेशा रहती है। उन क्षेत्रों में हमें अपनी क्रॉप्स को उगाने के लिए ह्यूमिडिटी, मतलब गर्मी, समर सीज़न बनाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो मानसून होता है वो ठंडा रहता है, ठंडक वहाँ बनी रहती है। तो मेन यूज़ जो हम करते हैं वहाँ पे अपना क्रॉप्स को उगाने के लिए हमें फिर स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता पड़ती है। आइए पढ़ते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लो, स्विट्ज़रलैंड हो गया और भी अन्य क्षेत्र हो गए जहाँ पे सदैव ठंडक का मानसून बना रहता है। वहाँ पे हमको स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता पड़ती है जिसमें हम अपने क्रॉप्स को उगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बट इन कंट्रीज हैविंग लॉन्ग कोल्ड विंटर्स एंड शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, these kind of vegetables and some flowers crops are grown in some plants growing structure। इसमें यह बता रहा है कि मैंने जो आपको नॉर्मल समझाया कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सदैव ठंडक बनी रहती है वहाँ पे हमको अपने फ्लावर्स, क्रॉप्स या सब्जियों को उगाने के लिए एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। These plant growing structures include hotbeds, cold frames, greenhouses और ग्लास हाउसेस। यह बता रहा है कि इसमें स्ट्रक्चर्स के कई प्रकार होते हैं, मतलब जो हमारे जो प्लांट ग्रोइंग स्ट्रक्चर हैं, सब्जियां या फलों को उगाने के लिए जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं गर्म स्ट्रक्चर, जिसमें मतलब हम ह्यूमिडिटी क्रिएट करके अपने फल या सब्जियों को उगाते हैं। कुछ होते हैं जो ठंडक प्रदान करके, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल ठंडक करके अपनी सब्जियों को उगाते हैं। आइए एक एक करके हम उन्हें समझते हैं। सबसे पहले कुछ इसके एडवांटेजेस हैं प्लांट ग्रोइंग स्ट्रक्चर्स के, उसको हम पढ़ते हैं। देन आप आगे बढ़ते हैं अपने प्रोसेस की ओर, मतलब जो हॉट बेड्स एंड कोल्ड फ्रेम्स स्ट्रक्चर्स हैं उनकी तरफ। आइए देखते हैं। सबसे पहला इसका जो एडवांटेज है कि यह किसी सीज़न की लेंथ को इंक्रीज़ कर देता है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सदैव ठंडक बनी रहती है, तो वहाँ पे हमें अपनी फसल को उगाने के लिए गर्मी तो चाहिए ही, मतलब क्योंकि क्रॉप को तो दोनों चाहिए भाई। वहाँ पे सनलाइट का ज़्यादा मतलब सन तो निकलता ही है, बट वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी अपनी क्रॉप को उगाने के लिए चाहिए वो हमें प्रॉपर नहीं प्राप्त हो पाती। दैट्स वाई हम स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है, स्ट्रक्चर जो होता है क्रॉप ग्रोइंग की लेंथ को, मतलब क्रॉप, हम कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो कुछ सीज़न में होती हैं, बट स्ट्रक्चर क्या करता है कि उन सब्जियों को उन सीज़न के बिना भी उगा देता है। पहला ये एडवांटेज है। दूसरा, प्रोटेक्टिंग प्लांट फ्रॉम अनफेवरेबल वेदर, मतलब जैसे कि आप देखो, जब आप किसी मिट्टी में, मतलब आप जब बिना किसी स्ट्रक्चर के मिट्टी में आप किसी फसल को या सब्जियों को उगाते हो, तो उसमें कई, अगर उसके वातानुकूल टेम्परेचर ना मिला, उसके वातानुकूल मानसून ना मिला, तो उसमें डाइजीज़ेज आ जाती हैं। बट स्ट्रक्चर क्या करता है, स्ट्रक्चर तो भाई जितना आपको फसल को जिस फेवर में मानसून चाहिए, जितना टेम्परेचर चाहिए, वो अपने आप क्रिएट कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि ये आपको आपकी जो फसल है, सब्जी हैं या फ्लावर क्रॉप्स हैं, उनको डाइजीजेस से प्रोटेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट, ऑब्टेनिंग हायर यील्ड ऑफ लॉन्ग सीजन टेंडर क्रॉप्स इन प्लेसेस वेयर
समर आर शॉर्ट, मतलब कि आपका जो स्ट्रक्चर में आप फल या सब्जियां उगाते हैं उसमें हाई यील्ड होती है, मतलब अधिक उत्पादन आप कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल क्रॉपिंग सिस्टम में। मतलब कि आप देखिए, आप किसी स्पेसिफिक सब्जी को आप मतलब जैसे आलू ले लो, कुछ भी हो गया, उसका एक स्पेसिफिक सीज़न होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है कि हाँ इतने टाइम वो उगेगी। बट आपका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आप कभी भी अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर या उसका जो भी ह्यूमिडिटी उसको नीड है उस क्रॉप स्पेसिफिक क्रॉप को, उसके हिसाब से आप उसका टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी करके आप उसको मतलब उगा सकते हो, मतलब उसका उत्पादन कर सकते हो। सो यही कह रहा है कि एज अ नॉर्मल क्रॉपिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर सिस्टम में मतलब आप स्ट्रक्चर के माध्यम से हाई यील्ड प्राप्त कर सकते हो क्रॉप्स में। और इसका मेन यूज़ आपको मैंने बताया ही कि ये ऐसे क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है जहाँ पे सदैव ठंडक बनी रहती है। हमारा लास्ट एडवांटेज पॉइंट है इसमें, मेकिंग इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस एन अर्लियर क्रॉप बाय प्लांटिंग सीड बिफोर इट वुड बी सेफ टू प्लांट इन ओपन। इसमें यह अर्थ है कि स्ट्रक्चर में आपको मैंने वही पॉइंट आपको रिपीट हो रहा है बार बार कि इसको आप अपने अकॉर्डिंग जब आप चाहो तब, और इसमें क्रॉप्स अर्लियर ग्रोथ कर देती हैं स्ट्रक्चर्स में। अब हम शुरू करते हैं अपने स्ट्रक्चर्स के टाइप्स को समझने में। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स है हमारा, वो है हॉट बेड्स। मतलब पढ़ते हैं, द मेन यूज़ ऑफ हॉट बेड्स is for starting plants to be grown in the main field and in certain cases to grow crops to maturity during non-growing season। मतलब इसमें हॉटबेड्स का मेन यूज़ जो है वह ऐसी फसलों को, ऐसी सब्जियों को, ऐसे फलों को उगाने का है जो उस सीज़न में उगती हैं बट वहाँ पे उसके अनुकूल वातावरण उसको नहीं प्राप्त हो सकता। तो मेन जो हॉटबेड्स का यूज़ होता है कि ऐसी सब्जियों को उत्पादन करना जहाँ पे उसका अनुकूल वेदर ना हो। तो हॉटबेड्स क्या करता है, उसके फेवर में, उसके मतलब अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो भी उसको मॉनसून चाहिए वो क्रिएट करता है। आगे बढ़ते हैं। दीज हॉटबेड्स आर यूजुअली लोकेटेड नियर द फार्म बिल्डिंग एंड नियर अ गुड वाटर सप्लाई एरिया। मतलब कि ऐसे प्रकार के जो हॉटबेड्स स्ट्रक्चर होते हैं वह ऐसी जगह सेटअप किए जाते हैं जहाँ पे एक प्रॉपर बढ़िया जल का प्रवाह, मतलब वाटर सप्लाई बढ़िया हो, क्योंकि उसे इरिगेशन भी चाहिए भाई, वाटर तो चाहिए ही। आप कितना भी स्ट्रक्चर लगा लो, आपको वाटर तो चाहिए ही। तो ये जो हॉटबेड्स स्ट्रक्चर होते हैं ऐसी जगह प्लेस किए जाते हैं, ऐसी जगह स्टेबल किए जाते हैं जहाँ पे एक प्रॉपर बढ़िया वाटर सप्लाई हो। जनरली द फ्रेम यूज्ड इन हॉटबेड मे बी मेड ऑफ वुड। मतलब ज़्यादातर नॉर्मली आप जितने हॉटबेड्स स्ट्रक्चर यूज़ करते हो वो ज़्यादातर वुड्स मतलब लकड़ियों के बने हुए होते हैं। बट सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गई, स्टोन्स हो गया, मतलब लकड़ियों से बने होते हैं। कुछ हॉटबेड्स बने होते हैं सीमेंट और मतलब ईंटें और सीमेंट से मिलकर बने होते हैं, कुछ होते हैं पत्थरों से मिलकर बने होते हैं। बट द फर्स्ट टू मटेरियल्स बीइंग द मोस्ट कॉमन इज़ कॉन्क्रीट फ्रेम्स। मतलब जो मेन कॉमन है, जो मतलब ज़्यादातर हमको अधिकतर प्राप्त होता है हॉटबेड्स में यूज़ हुआ, वो है कॉन्क्रीट, मतलब गिट्टी और सीमेंट से बना हुआ। और कॉन्क्रीट फ्रेम्स आर मच मोर ड्यूरेबल दैन वुड एंड आर चीपर इन लॉन्ग रन्स। मतलब कि जो कॉन्क्रीट मतलब मिट्टी और गलती होगी, जो गिट्टी और सीमेंटेड से बना हुआ हॉटबेड्स होता है वह लकड़ियों से बने हुए हॉटबेड से अधिक ज़्यादा मजबूत और अधिक चलने वाला होता है, हॉटबेड्स स्ट्रक्चर होता है। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज साइज ऑफ सैसेस इज़ 180 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर एज अ लार्ज सैस इज़ हैवी टू हैंडल। मतलब जो कॉमनली हॉटबेड का साइज़ अधिकतर हमें प्राप्त होता है वह होता है 180 गुणे 90 सेंटीमीटर का। वह इतना लंबा इसलिए बनाया जाता है कि हैवी क्रॉप्स जितनी हो जाएं वो हम हैंडल कर सकें उसमें। आगे बढ़ते हैं। हॉटबेड्स हैव डिफरेंट हीटिंग सिस्टम।
हॉट बेड का अर्थ ही आप समझ रहे हो कि मतलब उसमें हीटिंग प्रोड्यूस करना है, जो स्ट्रक्चर है हमारा उसमें हीट प्रोड्यूस करके क्रॉप्स को उगाना है। सो इसके भी कई अलग अलग सिस्टम होते हैं, मतलब कई अलग अलग प्रोसेस होते हैं हीट प्रोड्यूस करने के। जो पहला हमारा प्रोसेस है वो है मैन्योर हीटेड हॉट बेड्स। इसमें क्या होता है कि आप पहले आपका देखो, एक मिनट आपको मैं वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ। पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर देख लो कि हॉट बेड्स होता कहता है। जनरली आपको बताया ना मैंने कि ये वुड से बना होता है। देखो चारों तरफ एक वुड का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ऊपर से इसे ग्लास या किसी थिन शीट से कवर कर दिया जाता है। तो आप इसमें मैन्योर्स वाला जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि आपका जो ये हॉट बेड्स है, सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है इसमें, उसमें क्या होता है कि आप जनरली जो मैन्योर्स इसमें यूज़ किया जाता है वो होता है हॉर्स का जो मैन्योर होता है हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हॉर्स के मैन्योर्स में अधिक हीट प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। सो जो हमारा आपको मैंने जो दिखाया स्ट्रक्चर हॉट बेड्स का, उसमें क्या होता है कि जो सबसे पहली लेयर होती है, हम पहले कुछ दिन 10 से 14 दिन आप अपने जो हॉर्स के मैन्योर्स होते हैं उन्हें एक मिट्टी में सॉइल में मिक्स करके एक प्रॉपर मैन्योर्स बनाते हैं। देन आफ्टर हम अपनी स्ट्रक्चर्स में उसे पहली लेयर मैन्योर्स की रखते हैं, जो उस मैन्योर्स के ऊपर फिर हम मिट्टी डालते हैं और देन आफ्टर हम अपनी सीड जो भी हमें फसल उगानी होती है हम उसे डालते हैं और फिर एक थिन ग्लास की लेयर या किसी कॉटन लेयर से हम उसे ढक देते हैं। सो जनरली आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि मोस्ट कॉमन मैन्योर्स दैट यूजेज इन हॉट बेड्स, मतलब सबसे जो अधिकतर यूज़ किया जाता है मैन्योर्स वो किस चीज़ का मतलब किसका होता है। तो आपका आंसर रहेगा हॉर्स का। इसे इंपॉर्टेंट करके आप अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा, पूछा भी गया है आपको एमसीक्यू में। सो आइए बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा हीटिंग सिस्टम है वो है फ्लू हीटेड हॉट बेड्स। मतलब इस हीटिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें आपका जो हॉट बेड्स होता है, आपको मैं वीडियो के थ्रू फिर से समझाता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। देखिए इसमें क्या है कि एक कॉर्नर पे वेट अ सेकंड, इसमें ये जो आपका एक फायर का एरिया दिखा रहा है, इससे जुड़ा देखिए एक पाइप गई है। वो पाइप आपके जो ये हॉट बेड्स बने हैं, स्ट्रक्चर नहीं कॉर्नर में बने, इससे अटैच है। तो इसमें क्या होता है कि जो आग का जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलती है, उस स्मोक के थ्रू हम अपने हॉट बेड स्ट्रक्चर में हीट को प्रोड्यूस करते हैं। सो ये जो सिस्टम है फ्लू हीटेड हॉट बेड्स, इसमें यही होता है कि 40 से 45 सेंटीमीटर की एक डेप्थ में हम एक ऐसा आग का एरिया बनाते हैं, उसमें हम मतलब आग जलाते हैं। उस फायर बॉक्स से एक अटैच पाइप होती है जो कि हमारे स्ट्रक्चर्स में जुड़ी होती है, जिससे स्मोक्स मतलब जो धुआं होता है वो हॉट बेड स्ट्रक्चर में जाता है। उससे क्या होता है कि अपने जो स्ट्रक्चर है हॉट बेड्स का, उसमें हीट प्रोड्यूस होती रहती है कॉन्टिन्यू। जो हमारा थर्ड हीटिंग सिस्टम है वो है हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम। कि आप इसमें इसका जो मेन एडवांटेज होता है कि इसमें आप अपना टेम्परेचर अपने अनुकूल कंट्रोल कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू अदर हीटिंग सिस्टम में। अदर हीटिंग सिस्टम में क्या होता है कि आपने भाई एक बार, अगर फ्लो हीटेड का एग्जांपल ले लो, कि आपने एक बार आग लगा दी, टेम्परेचर जल्दी जल्दी आप उसके अनुकूल तो आप कर नहीं सकते कि आप तुरंत आग मतलब आग को बुझा दोगे तो क्या तुरंत आपका जो उसमें टेम्परेचर हॉट बेड स्ट्रक्चर में प्रिपेयर हुआ है तो क्या वो तुरंत घट जाएगा। बट इसमें क्या है कि आप वाटर के थ्रू आप उसमें हीट प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर आपने हॉट वाटर प्रोड्यूस किया है, अगर आपको अपना टेम्परेचर और अनुकूल करना है तो उसमें आप कुछ कोल्ड वाटर मिला दिया, तो उससे क्या हुआ कि आपका जो टेम्परेचर है वो आपके अकॉर्डिंग कंट्रोल हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर हीटिंग सिस्टम। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये थोड़ा और हीटिंग सिस्टम से एक्सपेंसिव होता है लगाने में। ये जो हीटिंग सिस्टम होता है स्ट्रक्चर का, वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है हमको इंस्टॉल करने के। जो हमारा लास्ट हीटिंग सिस्टम है वो है इलेक्ट्रिकली हीटेड हॉट बेड्स। इसमें क्या होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर होता है हॉट बेड्स का, उसके एक एंड पे एक केबल अटैच होती है जो कि एक इंसुलेटर रेजिस्टेंस से मतलब जॉइंट होती है। वो जो रेजिस्टेंट होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है और जो हीट स्ट्रक्चर में जाती है वो केबल के थ्रू जाती है। सो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेम्स की तरफ, वो है कोल्ड फ्रेम। कोल्ड फ्रेम आर सेटिस्फैक्ट्री फॉर स्टार्टिंग प्लांट प्रोवाइडेड द लिटिल प्रोडक्शन इज नेसेसरी।
इसमें क्या होता है कि ये आपको शुरुआती जो आपकी जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करता है। इसमें ये सेम आपका हॉटबेड्स की तरह होता है स्ट्रक्चर, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है हॉटबेड से इसका, कि इसमें आप ना कोई मैन्योर्स यूज़ करते हो, ना कोई हीटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, और ना ही इसमें आप किसी पिट का मतलब कोई पिट इसमें यूज़ कर सकते हो। मतलब आपको जो हीट इसमें मिलती है वो केवल सन से आप लेते हो इस स्ट्रक्चर में। मतलब आप कोई अदर से अपने से कोई हीटिंग सिस्टम इसमें नहीं लगाते कि आपको लगाना पड़े जो हीट प्रोड्यूस करने के लिए। बस आपको इसमें ये कुल मिला के क्या है कोल्ड फ्रेम्स, इसमें क्या होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो केवल जो शुरुआती प्लांट की ग्रोथ है ना उसको आप, जैसे स्विट्ज़रलैंड एग्जांपल ले लो, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है हमेशा। तो टेम्परेचर को एक जो हमें अपने प्लांट को उगाने के लिए टेम्परेचर चाहिए, वो क्या होता है कि आपको थोड़ी ठंडक भी चाहिए जो शुरुआती पीरियड में रहता है। सो आपका जो कोल्ड फ्रेम है वही काम करता है। इसमें कोई हीटिंग सिस्टम अलग से हम इंस्टॉल नहीं करते, जो सनलाइट मिलती है उसी से थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हमें प्राप्त होती है। और कोल्ड फ्रेम जो पहले से ही ठंडा होता है वो हमारे जो स्टार्टिंग प्लांट की ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करता है। परमानेंट कोल्ड फ्रेम्स आर मेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड टेम्परेरी वन आर मेड ऑफ बोर्ड्स। जो सदैव के लिए जो कोल्ड फ्रेम होता है वह कॉन्क्रीट मतलब गिट्टी और सीमेंटेड से मिलकर बना होता है, और जो हमारा टेम्परेरी कोल्ड फ्रेम बनता है वो बोर्ड से मिलकर मतलब प्लाई बोर्ड से मिलकर बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेम की तरफ, जो कि है ग्रीन हाउस। इम्पॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ नोटिस करिएगा और इसे थोड़ा समझ के पढ़िएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा मैं। अ ग्रीन हाउस दे आर आल्सो रिफर्ड टू एज ग्लास हाउसेज इन यूरोप। जो ग्रीन हाउस हमारा होता है वो यूरोप में इसे हम ग्लास हाउस भी बोलते हैं। तो एक एमसीक्यू आपका बन सकता है और मे बी बना भी है, सो इसे नोटिस करिएगा और अपने नोट्स में इसे लिख लीजिएगा एक पॉइंट बनाकर कि ग्रीन हाउसेस अदर नेम क्या होता है, मतलब इसको यूरोप में क्या अलग नेम से इसे प्रेफर्ड किया जाता है। सो ये एक ग्लास हाउस भी होता है। ग्लास हाउस का नाम सुन के आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि ये जो स्ट्रक्चर बनता है ग्लास नुमा स्ट्रक्चर बनता है। और आगे बढ़ते हैं। मे बी built either attached to the house or some other building or separate green is advancement over hotbeds or cold frame। इसमें आपको जो अभी ये जो हमारा स्ट्रक्चर सिस्टम है इसमें क्या होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर बनता है वह किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास से या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बना होता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो सनलाइट आती है आप उसको बाहर से रोक के और जो गर्म हवा होती हैं उनके हेल्प से आप जो क्रॉप का प्रोडक्शन करते हो। इससे क्या होता है कि आप ठंडे मौसम में या ऑफ सीज़न के दौरान भी आप अपने अकॉर्डिंग अपनी अनुकूल क्रॉप को उगा सकते हो। हाउस के कुछ एडवांटेजेस हैं, आइए उसको हम पढ़ते हैं। टेम्परेचर कैन बी कंट्रोल्ड ईजिली इन ग्रीन हाउस। इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वह आसानी से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, वेंटिलेशन कैन बी रेगुलेटेड बेटर। इसमें वेंटिलेशन जो होता है वह आसानी से रेगुलेट कर सकते हैं हम विथ लेस डेंजर ऑफ चिल्ड इन प्लांट। मतलब इसमें क्या होता है कि ज़्यादा जो पेड़ हमारी जो अधिक ठंडक से मुरझा या सूख जाते हैं इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वेंटिलेशन इसमें प्रॉपर मतलब ईज़िली हो पाता है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर, जो कि हमें केवल अब क्या है कि अभी जो हमारा इम्पोर्टेंट तीन था वो है ग्रीन हाउस हो गया, कोल्ड फ्रेम्स हो गया और हॉट बेड्स हो गया। इन तीनों को आप प्रॉपर थोड़ा नोटिस करके पढ़िएगा, और जो हमारे हैं दो वो बस आप नाम जाने रहिए और थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए ऊपर से कि उसका यूज़ कैसे हम करते हैं बस। नेक्स्ट जो है वो है प्लास्टिक ग्रीन हाउस पॉली टनल। पॉली हाउस टनल क्या होता है आप ऊपर से इसके बस नॉलेज करिए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। ये जो है एक गैल्वेनाइज्ड आयरन से बनी होती है और उस पर यूवी स्थिर पॉलीफिल्म की परत मतलब लेयर चढ़ती है। यह संरचना मतलब कई प्रकार के मौसमों में पौधे को एक प्रॉपर ग्रोथ देने के लिए और टेम्परेचर या जलवायु मतलब अपने वाटर एयर्स को अकॉर्डिंग
परिस्थितियों मतलब अगर हमको अपनी ग्रोथ मतलब जो प्लांट है, जो भी हमने फसल उगानी है, उसके अकॉर्डिंग हमें टेम्परेचर नहीं मिल रहा, तो इसमें क्या होता है कि अपने अकॉर्डिंग आप अब उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो। वाटर सप्लाई या एयर सप्लाई का फ्लो देकर आप अपनी क्रॉप को उगा सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट, और थोड़ा इम्पॉर्टेंट है ये, इसे आप फोकस करके थोड़ा पढ़िएगा, समझिए। हाइड्रोपोनिक्स ये क्या होता है? इसमें आप ये ऐसी तकनीकी है, मतलब ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने पौधों, सब्जियों या फलों को उगाने के लिए मिट्टी का यूज़ ना करके या किसी मैन्योर्स का यूज़ ना करके आप एक वाटर से आधारित मतलब एक वाटर में कुछ न्यूट्रिएंट्स को हम यूज़ करके अपनी फल या सब्जियों को उगाते हैं। इसमें हम जो न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं वो होता है वर्मीकुलाइट, ग्रेवल हो गया, नारियल का बुरादा हो गया और पीट हो गई। टोटली इसमें क्या होता है कि आप इसमें अपनी सब्जियों को उगाने के लिए किसी मिट्टी का यूज़ नहीं करते, पानी में कुछ न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंस मिला के, जो कि हमारा न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है, गरी का बुरादा हो गया, वर्मीकुलाइट्स हो गए और प्लाइट मिश्रित सबस्ट्रेट हो गए, ग्रेडिंग मीडिया हो गई, पीट हो गए, सैंड हो गई, इन सबको मिला के आप अपनी सब्जी या फलों का उत्पादन करते हो। और इसका जो मेन वो है मतलब फ़ायदा है इसमें, आप अगर एक बार जो आप जल में पोषक मिलाकर किसी सब्जियों को, जैसे आपने एक बार जल में पोषक मतलब न्यूट्रिएंट्स मिलाया, वर्मीकुलाइट्स वगैरह, देन आफ्टर वो जो वाटर होता है वो ख़राब नहीं होता, उससे आप अगेन थोड़ा सा और उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलाकर मतलब वर्मीकुलाइट वगैरह मिलाकर आप फिर से उस वाटर को यूज़ में ले सकते हो। इस प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स के तौर पे मछली का जो मैन्योर्स होता है, मल होता है, वो भी इसमें मिला हुआ होता है। जब हम अपने फल या सब्जियों को उगाने के लिए मछलियों के मल से जो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करके अपने जल में मिश्रित करके सब्जियों या फलों को उगाते हैं, उस प्रक्रिया को हम एक्वापॉनिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो एक्वापॉनिक्स को हम आगे पढ़ेंगे, आपको दिखाता हूँ वीडियो के थ्रू, आप उसमें नॉर्मली समझोगे। क्या इसमें क्या है कि एक पाइप मतलब कई पाइप में एक छोटे छोटे होल कर दिए हैं, उसमें हम अपनी क्रॉप्स या सीड्स को लगा देते हैं, और जो पाइप होती है उसमें न्यूट्रिएंट से, पोषक से मिला हुआ जो जल होता है उसको एक पाइप से अटैच करके उसमें वाटर की सप्लाई कर देते हैं। इसके थ्रू आप अपनी क्रॉप्स को उगाते हो। ये हो गया प्रोसेस, ये है हाइड्रोपोनिक्स। आपको दिखाता हूँ एक्वापोनिक्स का वीडियो। देखिए ये है एक्वापोनिक्स की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि आपका जो क्रॉप होता है ऐसे टनल में लगाया जाता है, जिसमें उस टनल में मछलियाँ होती चलती रहती हैं। वो जो मछलियाँ होती हैं वो जब उसमें अपना मल निकालती हैं, मतलब उसमें आप नॉर्मल समझो भाई, हंसना मत, बट उसमें जब अपना पोटी वगैरह निकालती हैं तो उससे क्या होता है कि अपने जो फल में जो वाटर सप्लाई होता रहता है उस टनल में, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और उस न्यूट्रिएंट्स के थ्रू हमारे क्रॉप्स में पोषक तत्व हो जाते हैं, जिससे हमारी क्रॉप्स ईजिली मतलब ग्रोथ करती हैं। यह प्रोसेस जो होता है वो है, ये होता है एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स का जो एडवांटेज होता है, इसका एडवांटेज ये होता है कि ये और जो प्रक्रियाएं होती हैं उससे कंपेयर करें तो ये ज़्यादा हमें उत्पादन प्रदान करता है। दूसरा जो होता है, या जो प्रक्रिया होती है मतलब या जो मेथड होता है, ऐसी जगहों पे भी हम यूज़ करते हैं जहाँ पे नॉर्मल सब्जियां उत्पादन करने का जो मतलब कि ऐसे प्लेस पे जहाँ पे हम अपनी सब्जियों को नॉर्मली नहीं उगा सकते, उस एरिया में हम हाइड्रोपोनिक्स को यूज़ करते हैं। क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस इज़ ऑलवेज सुपीरियर, मतलब कि जो इस प्रोसेस से क्रॉप्स जो उत्पादित होती हैं, मतलब जो फल या सब्जियां उगती हैं इस प्रोसेस के द्वारा, वो उनकी जो क्वालिटी होती है वह बेस्ट क्वालिटी मतलब सबसे उच्चतम क्वालिटी में प्रदान होती है। मतलब और नेक्स्ट हमारा जो फ़ायदा होता है कि या जो अब हम एग्ज़ाम्पल लो कि आप किसी
मिट्टी के एरिया में जो आप नॉर्मली जैसे नॉर्मल प्रोसेस से आप सब्जियां या फल उगाते हो, उसमें क्या होता है कि मिट्टी से जुड़ी हुई कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि कुछ डिजीजेस आपको जो फंगी और रिलेटेड ऑर्गेनिम्स के द्वारा सॉइल बॉर्न में मिलती हैं, मतलब आप मिट्टियों से द्वारा जो बीमारियां मिलती हैं वो कुछ, जैसे कि आपको बताता हूँ। पहला तो हो गया पाइथियम हो गई, पाइथोप्थोरा हो गया, जॉक्टोनिया हो गया। ऐसी बीमारियां हमें आप नॉर्मल प्रोसेस में जब अपनी क्रॉप्स को उगाते हो तब हमें प्राप्त होती है, बट इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपको जो वो बीमारियों का होने का डर होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसमें कोई भी सॉइल बॉर्न, मतलब आप जब सॉइल यूज़ नहीं करोगे तो आपको आपकी जो क्रॉप है उसमें कहाँ से सॉइल से बॉर्न डिजीज आएंगी। सो ये फ़ायदा होता है इसका हाइड्रोपोनिक्स। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका फ़ायदा होता है कि इसको हम इस प्रोसेस में हम अपनी सब्जियों को उगाने के लिए हमें ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा इसमें मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता। एक बार अपना प्रोसेस जो हाइड्रोपोनिक्स का होता है आप उसे इंस्टॉल कर दो, देन आपकी क्रॉप्स इजीली बढ़िया ग्रोथ करेंगी और कोई इसमें मैनेजमेंट की नीड नहीं होती। सो आज का जो हमारा चैप्टर था यहीं ख़त्म होता है। सो आशा करता हूँ कि आपको ईज़िली समझ आया होगा। आज तो हमारा चैप्टर नंबर 5 जो कि ग्रोइंग स्ट्रक्चर वो यहीं फिनिश होता है। कल से हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को जो कि न्यूट्रिशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। इसमें हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की जो न्यूट्रिशन हम अपने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में यूज़ करते हैं उनके बारे में। सो जुड़े रहें ऐसे ही सिंपलेस्ट और इजी डिफाइंस वीडियो में एग्री DHO एकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आप सबको ये समझ आया होगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स यू।